वक्ताओं के आगे के क्रम में मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रवि प्रकाश जी से, कृपया मंच पर पधारें। आप रोहतक से पधारे हैं, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान हैं, भाषा शास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं। इंडियन फाउंडेशन फॉर वैदिक साइंस के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 80 से भी अधिक पुस्तकें आपने लिखी हैं, अनेक शोध पत्र आपने प्रकाशित किए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा। मंचस्थ विद्वज्जन, इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, ब्रह्मचारियों एवं मातृशक्ति, आज का जो विषय है, एक ही विषय पर अनेक वक्ता बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद और वसुधावाद। दो शब्द हैं, एक वसुधावाद है, एक राष्ट्रवाद है। अब ये राष्ट्रवाद क्या है, मैं भी थोड़ा सा इसको परिभाषित करूं। शब्द है राष्ट्र, राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाना राष्ट्रवाद है। शब्द है वसुधा, वसुधा की अवधारणा को आगे बढ़ाना वसुधावाद है। अब ये वसुधा क्या है और ये राष्ट्र क्या है? जब हम वेद के संदर्भ में बात करते हैं, हम जानते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा, वेद कोई 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ नहीं है। वेद सृष्टि के प्रारंभ में जो ऋषि उत्पन्न हुए, उनको इसका साक्षात्कार हुआ। उस समय से, सृष्टि के आदिकाल से वेद की उपस्थिति है। और हमें सृष्टि के आदिकाल के परिदृश्य को देखना होगा। वहाँ केवल एक भूमि है, उसको आप पृथ्वी कहें, भूमि कहें, वसुधा कहें, एक ही शब्द है। ये हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। इसमें 7-8 ग्रह हैं, उनमें एक भूमि भी है। और इस भूमि को हमने वसुधा कहा। मंगल ग्रह को हमने वसुधा नहीं कहा, जुपिटर को हमने वसुधा नहीं कहा, केवल इस पृथ्वी को हमने वसुधा कहा। और उस समय इस पृथ्वी पर कोई राज्य की सीमाएं नहीं हैं, कोई राज्य नहीं है, कोई भारत नहीं है, कोई अफ्रीका नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, केवल एक वसुधा है। तो वहाँ दो ही शब्द हैं, वसुधा के रूप में राष्ट्र, और वसुधा स्वयं में एक वसुधा है। अब ये वसुधा क्या है, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो वसुधावाद की जो अवधारणा है उसको हम ठीक समझ पाएंगे। वसु कहते हैं वासयन्ति इति ते वसवः, जो बसने में सहायक होते हैं वो वसु कहलाते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनको वसु क्यों कहा गया है? कि ये मानव जीवन की उत्पत्ति में और उसके संरक्षण में सहायता करते हैं। तो इस पृथ्वी पर, जिस भूमि पर, जिस ब्रह्मांड के जिस ग्रह पर इनका एक सही अनुपात होगा इन वसुओं का, तो वहाँ पर जीवन पनपता है, वहाँ पर जीवन का संरक्षण होता है। हमारे सौर मंडल में केवल यह पृथ्वी, ये भूमि ही एक ऐसा ग्रह है जो वसुधा, जिसको हमने कहा, क्योंकि यहाँ पर जीवन पनपने की वो सब संभावनाएं उपस्थित हैं, वसुओं का वो सब संभावनाएं उत्पन्न हैं कि यहाँ जीवन उत्पन्न हो रहा है और जीवन का संरक्षण भी हो रहा है। अब हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं वसुधा का अर्थ क्या है। जहाँ पर जीवन उत्पन्न हो और जीवन का संरक्षण हो, ये प्राकृतिक परिभाषा है। यदि हम उसको मानवीय दृष्टि से देखते हैं, राष्ट्र की दृष्टि से देखते हैं, तो वो सब नियम कानून जो सभी मनुष्यों के सह अस्तित्व को सहायता देते हैं, सभी मनुष्यों के संरक्षण में सहायता देते हैं, वो वसुधा होगा। और ऐसी अवधारणा को आगे बढ़ाना ही वसुधावाद होगा। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि ये जो वसुधावाद है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आचार्य जी ने दिया है, परंतु
ये जो दोनों कंसेप्ट हैं ये वेद से नहीं आए हैं। आज जब हम इनकी बात कर रहे हैं आधुनिक वसुधावाद की और आधुनिक राष्ट्रवाद के आधार पर हम इनकी बात कर रहे हैं। आधुनिक वसुधावाद क्या है, उसके लिए एक शब्द कॉइन किया गया है जिसको कहा गया है ग्लोबलाइजेशन, और राष्ट्रवाद के लिए वही शब्द नेशनलिज्म हमने कहा है। और आधुनिक मनुष्यों ने, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक जो भाषा शास्त्री हैं, उन्होंने इसको अलग ढंग से परिभाषित किया है। वो हमारे वेद के वसुधावाद से नहीं मिलता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपने देखा कि पूरी दुनिया को मंडी बनाना चाहते हैं, मार्केट बनाना चाहते हैं, सब अपने अपने वस्तुएं उत्पादन बेचना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की जो होड़ लगी है उसको हमने ग्लोबलाइजेशन कहा। वहाँ शोषण की प्रवृत्ति जन्म लेती है। बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का भक्षण करता है। एक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वह डेवलपिंग नेशंस का शोषण करते हैं। तो आधुनिक जो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है उसके पीछे शोषण का महत्व है, शोषण का दिमाग है कि हम किस प्रकार से मानवों का शोषण कर सकें। परंतु जो वैदिकी अवधारणा है वसुधावाद की, वहाँ पर शोषण नहीं है। और वही दयानंद की भी अवधारणा है, क्योंकि जहाँ शोषण होगा, जहाँ पर अत्याचार होगा, वहाँ पर वसुधावाद पनप नहीं सकता है। अब आप देखिए, वेद में बहुत सुंदर कहा, ये वसुधा किससे बनती है? वसुधा के अनेक घटक हैं, राष्ट्र के अनेक घटक हो सकते हैं। ब्राह्मणकार कहता है राष्ट्रम वा विशः, ये जो प्रजाएं हैं ये भी राष्ट्र हैं। एक अन्यत्र ब्राह्मणकार कहता है राष्ट्रम वा अश्वमेधः, और फिर कहता है क्षत्रम वा अश्वः। तो ये जो राष्ट्र है ये शासकों से बनता है और यह प्रजाओं से बनता है। और जो अश्वमेध का यजुर्वेद में जो मंत्र आते हैं, वहाँ पर एक मंत्र है तय उभौ चतुरः पदः संप्रसारयावः। उसका बहुत सुंदर अर्थ महर्षि दयानंद करते हैं कि तय उभौ, ये दोनों, ये राजा और प्रजाएं मिलकर के चतुरः पदः संप्रसारयावः, चारों पदों को फैलाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को इस राष्ट्र के अंदर फैलाते हैं। तो वो सभी तत्व जो मनुष्यों के संरक्षण में, मनुष्यों की उत्पत्ति में, मनुष्यों के सह अस्तित्व में हमें सहायक होते हैं, उसी को हम वसुधावाद वेद की भाषा में कहेंगे। और वो क्या है? ऐसी क्या चीज है जो सबके सह अस्तित्व में सहायक है? यदि हम उसकी रक्षा करेंगे तो सब मानवों की रक्षा होगी। वो क्या चीज है? वह धर्म है। भगवत गीता में बहुत सुंदर कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो हन्ति हतः। धर्म क्या है? वो सब नियम कानून जो मानवों की सह अस्तित्व में सहायता देते हैं, उनके शोषण को नहीं होने देते, जो न्याय के लिए सहायता करते हैं, वो सभी जो चीज़ें हैं धर्म की परिभाषा में आती है। और जो धर्म के 10 लक्षण मनु देते हैं उनमें 2 चीज़ें हैं। उन्हीं को दूसरे शब्दों में महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक शब्द यम है और दूसरा शब्द नियम है। अब धर्म में भी ये 2 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। एक नियम से बंधे हुए शब्द हैं, एक यम से बंधे हुए शब्द हैं। और नियम क्या है? जो आत्मानुशासन है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको हमने नियम कहा है। मनुष्य अपना विकास करे, आत्म विकास करे, उसको नियम कहा है। जैसे शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रणिधानानि, ये सब जो चीज़ें हैं, पवित्रता, संतोष रखना, ये आत्मानुशासन है। यदि किसी राष्ट्र के अंदर ये इस प्रकार के मानव हैं जो अपना आत्मोत्थान करते हैं, तो वह धर्म का एक भाग का वहाँ निर्वहन होता है। और दूसरे धर्म का भाग है यम, उसको कहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। उसको राष्ट्र के अंदर अनेक लोगों के साथ सहवास करना है, उनके साथ रहना है। तो उनको एक साथ रहने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको यम कहा है। और वो नियम क्या है? अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो सारी चीजें हैं, जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ अहिंसा का प्रयोग होता है। जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं वहाँ सत्य बोलने की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो वहाँ अस्तेय की आवश्यकता होती है। और जब दूसरे लोगों के साथ समाज में हम रहना चाहते हैं, अपरिग्रह की आवश्यकता होती है। इसलिए जो चोर हैं, जो होर्डिंग करते हैं, जो सामानों की होर्डिंग करते हैं, वो अपरिग्रह नहीं करते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, समाज के हितकारी नहीं हैं। तो ये जो सारा जो धर्म है ये वसुधावाद का पोषक है। यदि धर्म का पालन होगा तो वसुधावाद फैलेगा, और वसुधावाद फैलने का केवल एकमात्र उपाय यही है। और मैं तो बार बार जब पश्चिम के देशों में बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, इसको यूएनओ के 10 नियम बना देना चाहिए। बहुत सुंदर कहते हैं महर्षि दयानंद कि सारे संसार का उपकार करना इस समाज का कर्तव्य है। सारे संसार का उपकार शोषण के द्वारा नहीं हो सकता है, आधुनिक ग्लोबलाइजेशन के द्वारा नहीं हो सकता है, वसुधावाद के द्वारा हो सकता है। अन्यत्र कहते हैं अपनी उन्नति में हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति विद्यमान है। ऐसा विचित्र, ऐसा श्रेष्ठ कोई सिद्धांत विश्व के किसी ऋषि ने, किसी मनीषी ने नहीं दिया है। यदि हम इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि हमारी सबकी उन्नति में हमारी उन्नति हो, तो वसुधावाद का पालन होता है। एक अन्यत्र नियम में महर्षि दयानंद कहते हैं सबको सामाजिक हितकारी नियम पालने में परतंत्र होना चाहिए, और स्वार्थ का, अपने हितकारी नियम को पालने में स्वतंत्र होना चाहिए। आपके हित की जो बात, आप स्वतंत्र हैं, कुछ करें, परंतु जब आपके हित के साथ समाज का हित समाविष्ट हो जाता है तो आपको अपने हित का त्याग भी करना पड़ सकता है सामाजिक हित के लिए। और यही मंत्र ईशावास्य उपनिषद में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के द्वारा ही हम उपभोग करें, क्योंकि हमें समाज में दूसरे लोगों के साथ अवस्थित रहना है। तो ये जो सारी बातें हैं ये वसुधावाद को और दयानंदवाद को भी जन्म देती हैं। दयानंद और वेद और वसुधावाद एक ही पक्ष पर, एक ही तुला के पहलू पर खड़े हैं, उनका विविध विवेचन नहीं है। अब मैं राष्ट्र को परिभाषित करता हूं। राष्ट्र क्या है? जब मैंने कहा मंत्र है राष्ट्रम वा विषः, राष्ट्रम वै अश्वमेधः, क्षत्रम वा राष्ट्रम, इस प्रकार की परिभाषाएं आई हैं। तो ये जो राष्ट्र है मनुष्य और शासकों से बनता है। अब ये जो राष्ट्र शब्द है इसके अनेक व्युत्पत्तियां दी गई। राजरी दीप्तु धातु से भी कहा है, परंतु मैं तो कहता हूं रादाने धातु से राष्ट्र शब्द बनता है। राष्ट्र किन लोगों से बनता है? प्रजा, विषह, कौन सी प्रजाएं होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, जो देती हैं, जो लेता नहीं है। जो देता है वेद में उसको राति कहा है, जो राति है वो राष्ट्र को बनाता है। और जो राष्ट्र का शोषण करता है, चाहे वह कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मिनिस्टर है, यदि राष्ट्र का शोषण करता है, राष्ट्र से अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करता है, इस पूरे ब्रह्मांड को, ये जो आपकी नेचुरल संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, इसका शोषण करता है, वह राति नहीं हो सकता है, वह अराति होता है। तो राष्ट्र जो है अरातियों से नहीं बनता, रातियों से बनता है। और वेद की जो राष्ट्र की परिभाषा है उसका अर्थ है जो सामाजिक लोग या राजा भी सब मिलकर के राष्ट्र के उत्थान में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस वसुधा के उत्थान में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि वैदिक काल में तो वसुधा और राष्ट्र एक ही शब्द है, वहाँ अनेकता नहीं है। तो जो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए यजुर्वेद का मंत्र कहता है मा वस्तेन ईशतः, जो चोर हैं, जो शोषण करते हैं, जो संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, कहता है हे ईश्वर तुम उसके सामर्थ्य को मत बढ़ाना, क्योंकि जो शोषक है, जो चुराने वाला है, वह राष्ट्र का हत्यारा है। और इसी प्रकार से जो धर्म की रक्षा जब तक नहीं होगी
तो रक्षा किया हुआ धर्म भी हमारी रक्षा करता है, और धर्म की यदि हम हत्या करते हैं तो वह पूरे राष्ट्र के लोगों की भी हत्या कर देता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा क्या है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आज बात कर रहे हैं। ये जो राष्ट्र की परिभाषा है, आधुनिक जो चिंतक हैं, जो मनीषी हैं यूरोप के, उन्होंने ये परिभाषा दी है, और आधुनिक परिभाषा के अनुसार राष्ट्र क्या है उसको भी हमें समझना होगा। एक एंथनी परेल हैं, कालगरी यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर हैं, वो बहुत अच्छे चिंतक और विचारक हैं। वो कहते हैं कि जो नेशन है वो राष्ट्र क्या है, नेशन इज ए पीपल दैट इज कॉन्शियस ऑफ its historical identity, its cultural uniqueness, its common language, its common territory and its claim to self-rule। ऐसे देश के लोग जिनका अपना एक धर्म है, जो अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, जिनकी कोई एक भाषा है और जिनकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, और जो स्वशासन की बात करते हो, वो देश जो है ऐसे नागरिकों का जो देश है वह राष्ट्र कहलाता है। अब आप स्थिति देखिए 1947 के आसपास की। भारत एक ऐसा देश है जहां विविध भाषाएं बोली जा रही हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विविध प्रकार के ग्रंथों को मान्यता है। कोई गीता को मानता है, कोई तंत्र को मानता है, कोई तुलसी रामायण को मानता है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार के मजहब हैं, कहीं बुद्धिज्म है, कहीं जैनिज्म है, कहीं हिंदुइज्म है, कहीं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है। तो ऐसी अवस्था में इस देश की कोई हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं है। कोई हमें कहता है हम इंडियन हैं, कोई हमें कहता है हम हिंदुस्तानी हैं। जब कोई इंडियन हमें कहता है तो इंडियन की जो एटिमोलॉजी है वह पर्शियन बन जाती है। पर्शियन लोगों ने हमें सिखाया कि हम भी किसी देश के अस्तित्व के लोग हैं। जब लोगों ने हमें हिंदुस्तानी कहा तो हमारी जो एटिमोलॉजी है वह पर्शियन बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में सब दार्शनिकों ने, विश्व के सब मनुष्यों ने, राजनीतिज्ञों ने कहा इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो राष्ट्र नहीं, राष्ट्र बनने की स्थिति में चल रहा है। हम राष्ट्र तो थे ही नहीं, हम तो राष्ट्र बनने की स्थिति में थे। राष्ट्र बनने की स्थिति के लिए क्या करना होता, हमें अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ता, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को देखना होता, हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की पहचान करनी होती, हमें एक भाषा का प्रयोग करना होता, हमें सेल्फ रूल के लिए, स्वशासन के लिए अपना क्लेम करना होता। परंतु 1947 से पहले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और देखिए एक और यूरोप की महिला हैं, बड़ी स्कॉलर हैं, उनका नाम है एली कडौरी। उन्होंने 1961 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है नेशनलिज्म। न्यूयॉर्क से पुस्तक छपी और वो क्या कहती हैं आप सुनिए। वो कहती हैं नेशनलिज्म इज द 19th century European invention wholly developed in Europe, and that nationalism in Asia and Africa were a reaction against European domination। वो कहती हैं ये जो नेशनलिज्म है, जिसको हम राष्ट्रवाद आज बोल रहे हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद बोल रहे हैं, कहता ये तो यूरोप की देन है और ये एशिया के लोग ये सब आर्टिफिशियलिटी से प्रभावित हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये नेशनलिज्म को नहीं जानते। जब यूरोपियन लोगों ने इन एशियंस पे, अफ्रीकन पे शासन किया तो उसके रिएक्शन में इन लोगों को राष्ट्रवाद समझ में आने लगा। और देखिए दूसरी तरफ महर्षि दयानंद है 1875 में। जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था उससे 10 साल पहले दयानंद क्या कहते हैं आप देखिए। दयानंद कहते हैं हमारी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, हम आर्यंस हैं, हमारा एक विशेष धर्म है, उसका नाम वैदिक धर्म है। हम कोई हिंदू नहीं हैं क्योंकि हमारी पर्शियन आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, हम इंडियन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी ग्रीक आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। महर्षि दयानंद कहते हैं हमारे देश का नाम आर्यावर्त है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे वेद से जुड़ी हुई है। और कहते हैं हमारी जो सब भाषाएं हैं,
हमारा जो ग्रंथ है वह वेद है। जितने भी ग्रंथ हम मानते हैं सबका मूल अंत में जाकर के वेद पर समाप्त हो जाता है। चाहे भगवद गीता हो, चाहे तंत्र शास्त्र हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, तो कहता है वेद हमारा मूल है। एक ग्रंथ की आइडेंटिटी थी, एक संस्कृति की आइडेंटिटी, एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी महर्षि दयानंद ने प्रदान की। और देखिए, जब 1881 की जनगणना होती है, प्रचेतस ने उसका जिक्र किया था। 1880 में महर्षि दयानंद पत्र लिखते हैं कि जब 81 की जनगणना हो तो आप सब लोग अपना धर्म वैदिक धर्म लिखें, हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म कहने से हमारी जो आइडेंटिटी है वो पर्शिया से मिल जाती है। और महर्षि दयानंद कहते हैं हमारा जो वो है नेशनलिटी है, हम आर्य लिखें, क्योंकि आर्य नेशनलिटी इंडिजिनस नेशनलिटी है। तो एंथनी परेल इसके बारे में कहते हैं, महर्षि दयानंद के बारे में कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो ये कहते हैं कि महर्षि दयानंद जो 1875 में इस प्रकार का विचार दे रहा है, जो आधुनिक जो नेशनलिज्म की परिभाषा यूरोपीय लोग दे रहे हैं कि ये नेशनलिज्म की परिभाषा है, उससे तो पहले महर्षि दयानंद ने ये विचार दिया कि वेद हमारा पुस्तक है, संस्कृत, फिर उसके बाद हिंदी हमारी एक भाषा है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी आर्य है। हम ये सब बातें कही तो एंथनी परेल कहते हैं इट रेजेस an interesting question about the nature of the modern nationalism itself। ये जो शेखी बघारते हैं यूरोप के लोग कि नेशनलिज्म हमारी देन है, कहता है इनकी शेखी बघारने पर प्रश्न उठा देता है महर्षि दयानंद का ये विचार। और सबसे बड़ी बात कहता है इज नेशनलिस्ट ऑफ द, वो एक शब्द और प्रयोग करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनलिस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट। महर्षि दयानंद जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश के अंदर, उन सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। क्यों? महात्मा गांधी भी विदेशों में पढ़ के आए, विदेशी लेखकों को पढ़ा, सबने पढ़ा। महर्षि दयानंद ने किसी विदेश में शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी टॉलस्टॉय को नहीं पढ़ा, किसी मार्क्स को नहीं पढ़ा। उसका ये जो उदात्त विचार है वह केवल वेद से उत्पन्न है, अपने चिंतन से उत्पन्न है, अपनी मातृभूमि से उत्पन्न है, अपनी मातृभूमि के विचार से उत्पन्न है। तो एंथनी परेल कहता है कि ऐसा जीवट व्यक्तित्व जो नेशनलिज्म, जो आधुनिक यूरोप जिसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, वह इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसा जीवट जो व्यक्तित्व है वह कहाँ देखने को मिलेगा? तो आधुनिक यूरोप के लोग जो दंभ भरते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, महर्षि दयानंद के सामने सब बोने उपस्थित होते हैं। और भारत की जितनी राजनैतिक शख्सियत उस समय थी, जो नेशनलिज्म को नहीं जानते थे, जो स्वदेशी स्वरूल की बात करने से भी घबराते थे। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति कहता था नहीं नहीं अभी आप शासन करो, हम स्वशासन के लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद कहते हैं अच्छे विदेशी शासन से तो बुरा स्वशासन भी अच्छा है। इतना स्वाभिमान, इतना उनको आत्मविश्वास, क्योंकि जिन राष्ट्र के लोगों को अपने पर आत्मविश्वास नहीं होता वो दूसरों को कहते हैं कि आप हम पर शासन करो, हम आपके साथ काम करेंगे। परंतु जो आत्मविश्वास से लबालब हो, जो व्यक्ति जिसका धैर्य विशाल हो, जिसका विचार महान हो, वह आत्मविश्वासी होता है और वह राष्ट्र की परिभाषा को और इन सब परिस्थितियों को जन्म देता है। तो ये राष्ट्रवाद, वसुधावाद वेद और महर्षि दयानंद की दृष्टि में और आधुनिक दृष्टि से मैंने इसका एक आपको तुलनात्मक दृष्टि प्रदान की। मैं समझता हूँ कि मेरा समय भी हो रहा है, घंटी 9 बजे, इसलिए मैं विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद।